Study Plexity JPSC and BPSC. हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी जेपीएससी बीपीएससी। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। लास्ट क्लास में हमने देखा था एरिया वाइज कैसे कैसे रिफॉर्म्स जो है हो रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा था। ईस्टर्न इंडिया में हमने ब्रह्मो समाज के बारे में देखा था, राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देखा था। देन हम आगे बढ़े थे कहाँ, वेस्टर्न इंडिया की तरफ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉर्थ में क्या चल रहा था। तो नॉर्दर्न इंडिया में हमने देखा था आर्य समाज के बारे में और दयानंद सरस्वती के बारे में। अब उसके साथ ही आप देखोगे क्या, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में ही आपको मुस्लिम रिफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाबी रिफॉर्म हो गया आपका, देवबंद, अलीगढ़, ये सब जो रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात करें मुस्लिम रिफॉर्म्स की, तो ये आपको दो टाइप्स के दिखेंगे, दो नेचर दिखेगा इन रिफॉर्म्स का। पहला अगर बात करें तो पहला है आपका पुनरुत्थान। पुनरुत्थान इज योर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या करना होता था कि ये हमेशा हार्क बैक किस पे करते थे, पुरानी चीजों पे, हार्क बैक टू पास्ट, कि इनको बस रिवाइव करनी थी जो पुरानी चीजें थे, जो पुराने बिलीव्स थे, जो बहुत मतलब आप कह लो रूट्स थे, उस जेनेसिस पे जाते थे और ये रिवाइव करने की कोशिश करते थे। मतलब जो चेंजेस आ गए थे उन चेंजेस को ये जो है एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे। इनको चाहिए था कि सब एज इट इज, जैसे स्टार्टिंग में था वैसा ही हो। तो ये था आपका क्या, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, मतलब रिवाइव कर देना उसको। दूसरा आपका था सुधार आंदोलन, दैट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ये बात करते थे समय के साथ चलने की, कि जो भी चेंज जो है उस मतलब उस टाइम फ्रेम में जो नीडेड है उस पे क्या करना है, रिफॉर्म करना है, हमें रिजुविनेट करना है, हमें उन चीजों को मतलब फिर से जो है वापस अलग टाइप से जो है पैदा करना है। तो इसी में हम सबसे पहले अगर हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात करें, रिफॉर्म की बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देखते हैं अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट से रिफॉर्मिस्ट पे आते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट के बारे में हम पहले देखेंगे, फिर हम मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो सर सैयद अहमद खान है, ये जो है आपके मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के आप कह लो फादर कह लो इनको। तो यही सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रिफॉर्म की बात की, किसमें, मुस्लिम कम्युनिटी में। सबसे पहले आप देखोगे 1817 में इनका जो है बर्थ होता है। इसके बाद 1878 में ये जो है मेंबर बनते हैं किसके, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और उसी के बाद आप देखोगे 1888 में इनको एक टाइटल दिया जाता है नाइटहुड का। तो ये था क्या, इनका पॉलिटिकल करियर, कि ये आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है काफी जो है सक्रिय रोल रहा है इनका। और सबसे पहली बात अगर रिफॉर्म की बात होती है तो रिफॉर्म में ये सबसे पहले बात किसकी करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसी तरह 1889 में जो है ये क्या, मॉडर्न एजुकेशन को प्रोपाउंड करने के लिए सबसे पहले एक मॉडर्न मदरसा का जो है स्टैब्लिशमेंट करते हैं। कहाँ, मुरादाबाद में। मुरादाबाद आज के यूपी में है। और इसी के साथ आप देखोगे 1878 में ही जब ये मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, यहीं पे ये क्या करते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का भी स्टैब्लिशमेंट करते हैं। कहाँ, अलीगढ़ में, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो बन जाती है। फाइन। और यही वो आदमी है जिन्होंने क्या 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। तो ये थे अबाउट इनके कंट्रीब्यूशन।
अब कुछ चीजें देख लेते हैं कि ये किन चीजों को प्रोपाउंड करते थे। अगर सबसे पहले बात करो तो ये इनका जो प्रोपाउंडेशन था वो किसके लिए था, मॉडर्न एजुकेशन के लिए था। ये बात किस चीज की करते थे कि हाँ मुस्लिम्स के बीच भी क्या मॉडर्न एजुकेशन का जो है ज्ञान आना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए। इसके लिए ही इन्होंने क्या किया, मॉडर्न मदरसा एस्टैब्लिश किया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ में, जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। प्लस अब सोशल अगर रिफॉर्म्स पे आते हैं तो ये अगेंस्ट पर्दा सिस्टम भी थे। इनको लगा कि पर्दा सिस्टम भी जो है एक हर्डल है किसके लिए, रिफॉर्म के लिए। बहुविवाह के खिलाफ थे क्योंकि मुस्लिम्स में क्या था, पॉलीगेमी बहुत कॉमन था। तो इसीलिए ये क्या थे, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट थे, बहुविवाह मतलब पॉलीगेमी के अगेंस्ट थे। एंड महिला शिक्षा का जो है ये समर्थन करते थे कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इनको लगता था कि विमेन भी इक्वली जो है एजुकेशन के लिए एलिजिबल है, उनको भी पढ़ना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए क्या, बढ़ने का। इसके साथ आप देखोगे कि सोशल रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए हैं, अभी तुरंत हमने देखा किसके किसके रिलेटेड था, पर्दा के, इसके साथ पॉलीगेमी के, ये तो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप देखोगे कि तो ये स्लेवरी के अगेंस्ट भी थे और बोलते थे कि दैट विमेन स्लेवरी के साथ फेवर में किस चीज के थे, विमेन के एजुकेशन के, विडो के, रिमैरिज के, अगेंस्ट में किस चीज के थे, अगेंस्ट पर्दा, पॉलीगमी और स्लेवरी थे। और फेवर में किसके थे, विमेन्स के एजुकेशन के, विडो के, रिमैरिज के। तो ये सब बातें यहाँ पे थी। अब इनके हम कुछ बुक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। अगर बुक्स की बात करें हम तो आप देखोगे कि इन्होंने जो बुक लिखी है वो है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान किया। और ये जो इंटरप्रिटेशन था वो क्या था, साइंटिफिक लाइंस पे किया इन्होंने। लॉजिकल लाइंस पे जो है ये इंटरप्रिटेशन किया कुरान का। इसी के साथ इन्होंने एक मैगजीन इशू करवाया जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक इनकी मैगजीन आती थी। अब ये इनका सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, वो आप देखोगे 1859 में इन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद, ये बुक इन्होंने 1859 में लिखी है। और ये बुक किस पे थी, तो ये बुक थी रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि क्या 1857 पे जो सिपॉइज का म्यूटिनी था, रिवोल्ट था, उसी पे इन्होंने बुक लिखी असबाब ए बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खान ने। तो वो था अबाउट क्या, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ में वो सेंटर था इसीलिए उसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम वहाबी और देवबंद मूवमेंट की। तो ये क्या है, ये आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किस चीजों की, कि रिवाइव करने की, वापस वही पुरानी चीजों को वापस लाने की। तो सबसे पहले अगर हम देवबंद आंदोलन की बात करते हैं या देवबंद मूवमेंट की बात करते हैं तो ये लेड बाय कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गांधी, इन दोनों ने मिलकर क्या चलाया था, देवबंद मूवमेंट चलाया था। और देवबंद मूवमेंट में आप देखोगे दारुल उलूम देवबंद जो है वो जनरली किस पे फोकस कर रहा था, तो जो ट्रेडिशनल जो इनका लर्निंग्स था उस पे। तो जो
ओरिजिनल लर्निंग्स थी या ओरिजिनल या प्योर टीचिंग्स थी कुरान की एंड हादिस की, उस पे ही ये लोग जो है फोकस कर रहे थे। तो यही क्या था, रिवाइवल नेचर का था, कि रिवाइव कर रहे थे अपने पुराने प्योर टीचिंग्स को। इसी के साथ आप देखोगे कि पश्चिम प्रभाव का भी विरोध कर रहे थे। अगर रिवाइवलिस्ट है तो ये क्या, ये परेशान है किस चीज से, जो वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे इनके कम्युनिटी में भी, उससे, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे ये। इसी के साथ ये क्या चाहते थे, ये जिहाद का जो स्पिरिट था उसको अलाइव रखना चाहते थे। और किसके अगेंस्ट, तो ये जो फॉरेन रूलर्स थे उनके अगेंस्ट जो है ये जिहाद का जो स्पिरिट था उसको अलाइव रखना चाहते थे। तो ये था अबाउट देवबंद मूवमेंट। कौन फाउंड करते थे, किसने फाउंड किया था, क्या प्योर जो है इनकी टीचिंग्स थी, मतलब क्या टीचिंग्स थी, क्या बेस था, ये सब देख लिया हमने। इससे ज्यादा आपको इसमें ज्यादा डेल्व डीप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, बिकॉज जो बेसिक चीजें हैं वो हमें इनके बारे में पता है। ज्यादातर जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स है बेस है कि उनका क्या सोशल बेस क्या है या फिर वो किन चीजों पे आधारित है। तो आधारशिला इनका क्या है कि जो कुरान और हादिस की प्योर टीचिंग है उसी को क्या वापस लाना है, उसी पे पूरा इनका फोकस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाबी आंदोलन की, तो ये भी क्या है, ये भी रिवाइवलिस्ट इन नेचर है। ये भी किस बात की करते हैं, ये भी किस बारे में बात करते हैं, इस्लामी शुद्धिकरण की बात करते हैं। तो अब देखोगे कि भारत में तारिका ए मोहम्मदिया के रूप से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे इस्लाम में जो मतलब पॉल्यूटेड जो ट्रेडिशंस स्टार्ट हो गए थे, उसी पर क्या इनको रोक लगाने के लिए जो है इन्होंने वहाबी आंदोलन स्टार्ट किया था। अब ये जो है ऑन टीचिंग्स ऑन लाइंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब of Arabia and शाह वलीना ऑफ दिल्ली, ये दो ही इनको टीचर्स कंसीडर करते थे। और इनके ही टीचिंग्स के बेसिस पे क्या वहाबी आंदोलन का बेस था, मतलब उनका आधारशिला था। बात करें तो बात इनके जो संस्थापक हैं वो क्या है, सैयद अहमद बरेलवी हैं। ठीक है, उन्होंने ही क्या इसका लीडरशिप कह लो आप, वहाबी आंदोलन का जो है यही लीडर थे। इनके धार्मिक शुद्धता पे बात कर रहे थे ये, कि इस्लाम को शिर्क और बिद्दत से मुक्त करना, शरीयत का पालन करना, और ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। अगर हम बात करें इनकी जो मेन प्रोपेगेंडा था या मेन एम था, तो एम इनका क्या क्या था, एम अगर हम अभी देखा हमने, सबसे मेजर एम क्या था, प्यूरिफाइंग इस्लाम, प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। इसके अलावा एक चीज थी कि दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में कन्वर्ट करना। मतलब जो एरिया है या जो कंट्री है वो अगर इस्लामिक नहीं है तो उसको क्या एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना, यही इनका एक एम भी था। और इसके लिए इन्होंने क्या स्टार्ट इसके लिए इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, क्रूसेड स्टार्ट किया। क्रूसेड या जिहाद कह सकते हो आपने, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो इन्होंने जिहाद स्टार्ट किया वो किसके अगेंस्ट, वो सिख के अगेंस्ट किया। और इसी में आप देखोगे कि 1831 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बालाकोट। बाद में आप देखोगे कि ये जो डायरेक्शन है जो क्रूसेड का सिख के तरफ, अब इसको क्या डायरेक्शन को चेंज करवा दिया गया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अब क्या कर दिया गया, ब्रिटिश रूल के या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये था अबाउट वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यही वहाबी आंदोलन बहलवी जो चला रहे थे, अब देखो अब यही बहालवी आंदोलन बंगाल में भी काफी फेमस हुआ।
और बंगाल में जो इनके लीडर थे वो थे टीटू मीर। टीटू मीर क्या थे? लीडर थे बंगाल में ऑफ वहाबी मूवमेंट। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो वहाबी मूवमेंट था इसको क्या किया, एक पीजेंट मूवमेंट का फॉर्म दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी मुस्लिम पीजेंट्स थे उनको बोला कि आप अगेंस्ट आओ, किसके? जो लोकल हिंदू जमींदार हैं एंड जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स हैं, इनके अगेंस्ट आओ। और ये भी बोला कि क्या टैक्स वैक्स भी मत पे करो। तो ये जो रिलीजियस रिवाइवल का मूवमेंट था उसको टीटू मीर ने क्या किया, एक पीजेंट मूवमेंट का फॉर्म दे दिया। और जितने भी मुस्लिम पीजेंट्स थे वो सब एक साइड हो गए, किसके अगेंस्ट? जो लोकल हिंदू जमींदार थे और जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स थे उनके। नेक्स्ट अगर हम बात करें अहमदिया मूवमेंट की, तो ये जो है ये क्या था, ये आपका रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। यहाँ पे किसकी बात होगी, यहाँ पे अगेन रिफॉर्म्स की बात होगी। अगर सबसे पहले बात करो तो इनके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। और मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या किया, अपने आप को मसीहा बना दिया। ठीक है, मसीहा या महदी ये अनाउंस कर दिया कि जो भी हैं हम ही हैं जो मसीहा है। इन्होंने क्या किया, जिहाद को भी अपोज किया। जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस चले आ रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी में उसको भी अपोज किया। और काफी पीसफुल काइंड ऑफ आप देख लो कि ये मूवमेंट चला था। मतलब रिलीजियस जो है सहिष्णुता और मानवतावाद, मतलब ह्यूमैनिज्म पे इनका फोकस था। इसके साथ जो है जिहाद के अगेंस्ट थे। बट आप देखोगे कि ये जो अहमदिया मूवमेंट है ये काफी कंट्रोवर्सीज में रहा है। इवन टिल डेट भी आप देखोगे कि जो अहमदिया कम्युनिटी है वो कंट्रोवर्सी में ही रहती है। क्यों? क्योंकि इनके जो लीडर है मिर्जा गुलाम अहमद, या जो संस्थापक है, जो फाउंडर है मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने अपने आप को क्या बोला, मसीहा बोल दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन आप देख लो कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वही क्या थे, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड थे, लास्ट प्रॉफिट थे। तो यही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता ही है अहमदिया मूवमेंट के लिए कि जब प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट थे, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो आप अपने आप को मसीहा कैसे बोल सकते हो, आप अपने आप को मैसेंजर कैसे बोल सकते हो? तो ये कंट्रोवर्सी का कारण रहा है अहमदिया मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका फराजी मूवमेंट। अब फराजी मूवमेंट जो है ये कहाँ, बंगाल में आपको चल रहा था। बंगाल में जो इस्लामिक रिफॉर्म्स पे फोकस था इनका। अब यहाँ पे देखो हाजी शरीयतुल्लाह जो है इन्होंने स्टार्ट किया था क्या, फराजी मूवमेंट को। अब फराजी मूवमेंट का जो मेन चीज आप देखोगे किस पे था, इस्लामी अनिवार्यताओं पर जोर दिया था इन्होंने कि मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है उसको आप हटाओ ना, उसको आप इतना स्टॉन्चली क्यों फॉलो कर रहे हैं। प्लस इसका जो वर्ड है फराजी वो कहाँ से निकला है, फराइज से, मतलब जो अनिवार्य कर्तव्य है, सॉरी जो अनिवार्य है, मतलब जो एकदम इम्पोर्टेंट है उन पे फोकस करना है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हटाना है। तो फराजी मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है तो इसी इम्पोर्टेंट ड्यूटी पे क्या है, फोकस करना था। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसको समझो और उसी को जो है फॉलो करो। इसके साथ ही इस्लामिक शुद्धिकरण की बात हो रही है, दैट मीन्स ये भी क्या है, रिवाइवल नेचर का है कि जो भी गैर प्रथा आ गई थी या गैर ट्रेडिशन आ गया था मुस्लिम कम्युनिटी में उसको भी आपको जो है हटाना चाहिए। प्लस जो भी सामाजिक आर्थिक प्रतिरोध था उस वो भी एक फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक इकोनॉमिक फैक्टर भी इंक्लूड हो गया है और यही इकोनॉमिक फैक्टर क्या करेगा, फराजी मूवमेंट को एक नया रूप देगा, किसके अंडर, दूदू मियाँ के अंदर। ये जो दूदू मियाँ है ये हाजी शरीयतुल्लाह के बाद जो है लीडर बनते हैं। ठीक है, फराजी मूवमेंट के।
1837 में हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ हो जाती है। वहीं पे लीडरशिप अज्यूम करते हैं कौन? डूडू मियां लीडरशिप को अज्यूम कर लेते हैं। और इसी के बाद आप देखोगे कि ये जो फराजी मूवमेंट है, अज्यूम्ड अग्रेरियन कैरेक्टर, क्योंकि बात कहाँ, पहले भी हमने देखा इकोनॉमिकल सिचुएशन बीच में आ गया है, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसने एक अग्रेरियन कैरेक्टर ले लिया और इन्होंने क्या किया, अपोज किया। सबसे पहले इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, जो ऑपरेसिव पीजेंट्स थे उनको, ऑपरेस्ड पीजेंट्स थे उनको अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। एंड आस्क देम टू एब्स्टेन फ्रॉम गिविंग टैक्स। मतलब क्या किया, पहले एक अग्रेरियन फॉर्म दे दिया। अग्रेरियन फॉर्म देने का मतलब है कि जो भी वहां पे उनको दिखा कि ऑब्सेस्ड जो पीजेंट्स थे, ऑपरेस्ड नॉट ऑब्सेस्ड, ऑपरेस्ड पीजेंट्स थे, मतलब बहुत ही दीनहीन, बहुत दबाए जा रहे पीजेंट्स थे, उनको पहले उन्होंने जमा किया और उसको अगेंस्ट खड़ा कर दिया कि जो उनपे जो ये ऑपरेसिव नेचर जिनका था, जमींदार का था, उसके अगेंस्ट। और ऊपर से उनको ये भी बोला कि आपको टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है, आप रिफ्रेन करो क्या टैक्स देने से। तो इसी तरह जो फराजी मूवमेंट था वो क्या, एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से क्या हो गया, एक पीजेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे सिख सुधार आंदोलन के बारे में, कि सिख कम्युनिटी के भी बारे में हो रहा है, जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स है। तो जनरली 1920 सेंचुरी चल रहा था, उसमें सिख के भी जो है कुछ मूवमेंट्स, क्योंकि आप देखोगे कि हर जगह रिलीजन्स क्या हो रहा था, करप्ट हो रहा था धीरे धीरे, तो वहां पे हर जगह रिफॉर्म्स चल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ फेमस रिफॉर्म्स हैं, जैसे निरंकारी नामधारी मूवमेंट, जैसे आपका सिंह सभा मूवमेंट और अकाली मूवमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निरंकारी और नामधारी मूवमेंट से। तो अगर हम बात करें निरंकारी आंदोलन की, तो निरंकारी आंदोलन के जो फाउंडर हैं वो हैं बाबा दयाल दास। ठीक है, इन्होंने 19th सेंचुरी में जो है फॉर्म किया था निरंकारी आंदोलन, और ये एकेश्वरवाद पे जो है फोकस करते थे, मतलब वन गॉड पे, कि बस एक ही गॉड है, कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा पूजा कुछ नहीं होता, अगेंस्ट आइडोल्ट्री थे। और बोल रहे थे कि बहुत ही जो सिंपल जो रिचुअल्स होते हैं उस पे ही आपको स्टिक रहना है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी सिख कम्युनिटी में भी, सिख रिलीजन में भी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई बैक टू सिंपल रिचुअल्स पे आओ आप, प्लस उसके साथ ही आपको आइडल्ट्री पे बिलीव नहीं करना है, हमारे लिए क्या है, वन गॉड ही है, उसी पे हमें जो है स्टिक रहना है। तो ये थे आपके निरंकारी के अकॉर्डिंग। बात करें अगर हम नामधारी आंदोलन की, तो नामधारी आंदोलन देखो, सबसे पहले ये भगत जवाहर लाल जो थे, सॉरी जवाहर मल, जिनको सियाह साहिब भी कहा जाता था, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। इनके दो डिसाइपल्स थे, एक थे बाबा राम सिंह, दूसरे थे भाई बालक सिंह। तो बाबा राम सिंह और भाई बालक सिंह ने ही क्या किया, नामधारी आंदोलन स्टार्ट किया था। अब नामधारी आंदोलन में आप देखोगे क्या था, तो एकदम खालसा का जो भी टीचिंग्स था उस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्चली फॉलो करने के लिए बोला गया। ठीक है, शाकाहारी और सादा जीवन शैली पे इनका फोकस था। प्लस सादा दिखाने के लिए ये क्या करते थे, हमेशा व्हाइट कपड़े पहनकर जो है ये जाते थे किसी भी सामूहिक प्रोग्राम में या सामूहिक जगह पे। इसी के साथ देखो इन्होंने गौ रक्षा की भी बात की, और यहीं पे इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है अपना दिखाया कि हाँ भाई हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं। इसी आप देखोगे यही जो नामधारी है, इसी को क्या कूका मूवमेंट भी कहते हैं। नामधारी क्या है, खालसा में आप देखोगे कि खालसा की जो टीचिंग्स है उसी को बार बार बोलना, क्या नामधारी, नाम धारण करना। उसी तरह कूका क्या होता है, कूकना। ठीक है, जैसे बर्ड्स जो है चॉप करती है, वही कूकना। तो इसीलिए नामधारी या कूका मूवमेंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम अकाली मूवमेंट के बारे में देखते हैं।
जो अकाली मूवमेंट है वो गुरुद्वारा सुधार और सिख का पहचान बना। तो ये एक ऑफ शूट था अकाली मूवमेंट। किसका? अकाली मूवमेंट सबसे पहले देखो तो एक सिंह सभा मूवमेंट थी। तो सबसे पहले हम सिंह सभा मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं, तब हम अकाली की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सिंह सभा मूवमेंट पहले आई थी, उसी का एक ऑफ शूट मतलब उसी का एक ब्रांच जो है अकाली मूवमेंट हुआ था। तो अब सिंह सभा की बात करते हैं तो 1873 में अमृतसर में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। अब इनका देखो मेन जो है प्रोपेगेंडा क्या था? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का। इन्होंने भी बोला कि सिख को भी नीड है किस चीज की? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की। और इसी के लिए क्या है, खालसा स्कूल्स जो है स्टैब्लिश किए गए। खालसा स्कूल्स स्टैब्लिश किए गए और 1892 में एक खालसा कॉलेज बनाया गया अमृतसर में। बाद में आप देखोगे यही सिंह सभा मूवमेंट का एक ऑफशूट निकला और क्या बन गया? वो बन गया अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट जनरली किसके लिए था? तो ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, क्योंकि देखो क्या हो रहा था, गुरुद्वारा के रेगुलेशन के लिए था कि गुरुद्वारा का जो रेगुलेशन है, मेंटेनेंस है, उस पे बेस्ड था ये मूवमेंट। वहां पे क्या हो गया था कि महंत हो गए थे। ठीक है, आप देखोगे कि गुरुद्वारा में अगर हम बात करें यहाँ तो एक उदासी महंत जो है यहाँ पे रूल करने लगे थे और वो काफी करप्ट नेचर के हो गए थे। जो महंत लोग थे वो काफी करप्ट थे, तो जितने भी गुरुद्वारा में दक्षिणा आते थे तो वो महंत लोग क्या उसको अपनी पर्सनल जो है बिलोंगिंग्स या पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करने लगे थे। इसी सब से परेशान होकर क्या एक अकाली मूवमेंट चलाया गया, जिसमें बोला गया कि वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा पे फोकस किया गया। और इनको बचाना किस लिए था? इनको इसी उदासी महंत के करप्शन से बचाना था इसको। अभी आप देखोगे कि ये बहुत ही अहिंसक प्रतिरोध था, मतलब एकदम नॉन वायलेंट एजिटेशन था। इन्होंने बहुत नॉन वायलेंट वे में ब्रिटिशर्स को पिटिशन दिया कि भाई महंत लोग जो है वो काफी करप्ट हो चुके हैं, तो आप एक काम करो, महंत को जो है हटा दो इस पोस्ट से। इसी के बाद देखोगे आप कि इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम बना। ठीक है, मतलब सिख गुरुद्वारा एक्ट बना है कब? 1925 में, जिसमें क्या हो गया कि अब एक इलेक्टेड बॉडी जो है वो क्या मैनेज करेगी, वही मैनेजमेंट की का टीम होगी जो कि गुरुद्वारा को चलाएगी। और यहीं से क्या देखोगे कि सिखों में एकता, धार्मिक स्वायत्ता और विशिष्ट सिख पहचान को मजबूत किया गया इसी अकाली मूवमेंट में। तो ये था अबाउट अकाली मतलब अबाउट सिख मूवमेंट्स जो भी हमने देखा था। अब इसी के साथ देखो साउथ इंडिया में भी कुछ मूवमेंट्स हुए थे। ठीक है, अगर हम रीजन वाइज ही पढ़ रहे हैं तो अब साउथ इंडिया का कुछ पार्ट बच गया है, वहां पे हम देख लेते हैं। वहां पे अगर आप बात करो तो साउथ इंडिया के जितने भी मूवमेंट्स थे वो बात किसकी कर रहे थे? सोशल इक्वालिटी की और आत्मसम्मान की, है ना। तो यहाँ पे क्या था, सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे वो थी क्या? कास्ट रिजिडिटी की, कास्ट सिस्टम की। यहाँ पे जो देखोगे कि अनटचेबल्स के साथ बहुत ही एकदम बुरा बर्ताव किया जाता था। उनको टेम्पल में एंट्री अलाउड नहीं थी, सेम कुएं से वो पानी नहीं पी सकते थे, उनके लिए एक अलग वेल होता था, प्लस सेम सड़क वो शेयर नहीं कर सकते थे। बहुत सारे जो है आप देखोगे रेस्ट्रिक्शंस थे किस पे? लोअर कास्ट पीपल्स पे। तो यही इसी के अगेंस्ट जो है आप देखोगे जनरली जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनका सेंटर क्या हुआ है? यही सोशल इक्वालिटी हुई है। इसके साथ आप देखोगे कि विमेन का भी कंडीशन उतना ही खराब था। तो दो मेजर आपको गोल्स दिखेंगे कहाँ इन रिफॉर्म्स के, एक तो सोशल इक्वालिटी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे होगा, दूसरा जेंडर इक्वालिटी के लिए जो कि जो विमेन है उनके खराब कंडीशन के लिए होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो कुछ जो फेमस है वो है, सबसे पहले बात करते हैं हम पेरियार की। तो पेरियार ने ही काफी सारे देखोगे आप कि मूवमेंट जो है स्टार्ट किए हैं।
उसके बाद जो आपके रिफॉर्मर आते हैं वो है श्री नारायण गुरु। इन्होंने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की बात की है। एंड देन आता है आपका टेम्पल एंट्री मूवमेंट। वन बाय वन हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम पेरियार की, तो पेरियार का नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी। इनका बर्थ हुआ है 1879 में और डेथ हुआ है 1973 में। अब इनको बहुत सारे मूवमेंट के लिए जाना जाता है, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वाईकॉम सत्याग्रह, जस्टिस मूवमेंट एंड द्रविडियन मूवमेंट। अब इनका जो इश्यूज था वो क्या क्या था? सोशल, कल्चरल एंड जेंडर इनइक्वालिटीज, इसके अगेंस्ट जो है ये लड़ रहे थे। प्लस इसके साथ ही अब देखो यहाँ पे इनका मेजर कंसर्न दिखेगा आपको विमेन का स्टेटस। तो ये काफी चीजें देखो विमेन के लिए करेंगे। तो विमेन नीडेड टू बी, इनका आइडिया था ये, अब इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है? विमेन नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट इन्होंने बोल दिया, लेकिन उससे क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट एंड नॉट मेड चाइल्ड बेयरर, कि बस बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट, उसकी इंडिपेंडेंस, आप उसको समानता का अधिकार दो, आप उसको समान रूप से देखो। प्लस इसके साथ ही और किस चीज की बातें हुई? और बात हुई लिबरेशन ऑफ वुमेन की, कि भाई फ्रीडम भी दो औरतों को। प्लस और किसकी बात हुई? अबॉर्शन राइट्स की, क्योंकि क्या करना था? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की भी बात की इन्होंने, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या? अबॉर्शन करवाना होगा, तो अबॉर्शन राइट्स दो विमेन्स को। प्लस इसके साथ ही आप देखो कि इन्होंने ये भी बोला कि विमेन की चैस्टिटी जैसा कोई चीज नहीं होता है, और अपोज किया इन्होंने क्या? देवदासी सिस्टम को। अब क्या थी ये देवदासी सिस्टम? तो साउथ इंडियन में आप देखोगे कि क्या होता था कि जो यंग लड़कियां होती थी उनको क्या किया जाता था? उनको भगवान की, मतलब जो भी टेम्पल में जो मूर्ति होती थी भगवान की, उसकी जो है दासी बना दिया जाता था। मतलब उनसे ही विवाह करवा के उन वही टेम्पल में ही रखा जाता था। और उसी के नाम पे आप देखो, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिंग टू गॉड, बाद में वही जो टेम्पल के लोग होते थे, मैनेजमेंट के आप कह लो, वही लोग क्या करते थे? बाद में उनका शोषण करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, ऐसे एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो यही क्या था? देवदासी सिस्टम था, कि देव की दासी, जो देव है उस टेम्पल के, उसी की दासी है। और इसी के अगेंस्ट जो है क्या? पेरियार जो है वो लड़ रहे थे, इन्हीं सारी चीजों के अगेंस्ट। तो इसमें सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसमें क्या है कि 1925 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने बोला कि भाई राइट एंड डिग्निटी ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी को एडवोकेट किया, स्पेशली इन तमिल स्पीकिंग रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, सेल्फ के लिए कि हाँ जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसका राइट और डिग्निटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। देन आपको और सारे टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए गए, जैसे वाईकॉम सत्याग्रह। वाईकॉम सत्याग्रह जो है इनके ही लाइंस पे चल रहे थे केपी केशव। उन्होंने स्टार्ट किया था कि हिंदू टेम्पल्स जो है उसको क्या ओपन किया जाए, और रोड ओपन किया जाए किसके लिए? अनटचेबल्स के लिए। इसी के साथ एक आता है आपका गुरुवायूर टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसको पोएट सुब्रमण्यम ने, जो कि सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला भी बोले जाते हैं, और उनके ही एक ग्रुप ने जो कि 16 वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें बहुत सारे आपको लीडर्स दिखेंगे, जैसे पी कृष्ण पिल्लई, ए के गोपालन, यही सब क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लोग थे जो अदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला रहे थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट पेरियार। इसी के साथ इन्होंने क्या किया था? एक जस्टिस मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, कब? 1916 में, जो कि एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या था? एक ब्राह्मण मूवमेंट था। और जस्टिस मूवमेंट क्या है? एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है। तो इसको स्टार्ट किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में सीएन मुदालियार, टीएम नायर और पी त्यागराजा। ये सब बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इस मूवमेंट में। और इसी के बाद यहीं से देखोगे आप जस्टिस पार्टी स्टार्ट होती है 1916 में ही, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से क्या करती है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फेस बन के आती है।
नेक्स्ट बात करें हम श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट की, SNDP मूवमेंट की, तो इसको स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु स्वामी ने, जो कि केरला में थे। और ये जो है जनरली जो है इजावा कम्युनिटी के लिए था, क्योंकि इजावा कम्युनिटी काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी। तो इजावा क्या थे, एक लो कास्ट कम्युनिटी थी। तो इन्होंने क्या किया, श्री नारायण गुरु ने, कि जो मंदिर में शिवलिंग थी, ठीक है, उसको पूजने नहीं मिला करता था इजावा कम्युनिटी के लोगों को, तो इन्होंने अपना एक नया शिवलिंग ही इंस्टॉल कर लिया, है ना। इंस्टॉल्ड एट शिवलिंग एट अरुवीपुरम in 1888, challenging the notion that idol consecration was exclusive to higher caste। पहले क्या बोला जाता था कि जो भी ये मूर्ति की स्थापना होती है वो सिर्फ हायर कास्ट जो है पीपल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको लगा ना हम टेम्पल में जा सकते हैं ना हम मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपना ही एक शिवलिंग स्थापित कर लिया। कहाँ पे, अरुवीपुरम में 1888 में। इसी को क्या अरुवीपुरम मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ पारसीज भी देखो, पारसी भी एक कम्युनिटी थी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी। तो कुछ रिफॉर्म पारसीज मूवमेंट में भी, मतलब पारसीज के अमोंग भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रहनुमाई मजदाशियसन सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी कहते हैं उसको। 1851 में जो है ये फॉर्म किया गया था, और इसी में रीजेनरेशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ पारसीज एंड रेस्टोरेशन ऑफ जोरास्ट्रियन रिलीजन टू इट्स प्योरिटी। मतलब ये जो पारसीज होते थे ये क्या फॉलो करते थे, जोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। तो इनका यही मेन गोल था कि जो सोशल कंडीशंस थी पारसीज की वो खराब हो रही थी, उसको ठीक करना है, रिस्टोर करना है, और जोरास्ट्रियन जो रिलीजन था उसके भी प्योरिटी को जो है वापस से लाना है। जो ये मूवमेंट था, ये कुछ लीडर्स जो लीड कर रहे थे वो थे नौरोजी फुरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा और SS बंगाली। आप देखोगे अब आगे जो हम क्लासेस देखेंगे, जब हम नेशनल मूवमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे, तब वहां पे आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी एक दादा भाई नौरोजी ने। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ, फ्रीडम नेशनल मूवमेंट में भी ये पार्ट भी होते हैं, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसी के साथ आप देखोगे कि इनका मैसेज जो है, दादा भाई नौरोजी एक न्यूज़पेपर पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम होता है राज गुफ्तार, ट्रूथ टेलर इन गुजराती। तो ये था ऑल अबाउट योर रिफॉर्म्स, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जिन कम्युनिटीज में हुए हैं, एरिया वाइज हुए थे, हमने सब कवर कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि इन रिफॉर्म्स का रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट जो भी सोसाइटल रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि हाँ अवेयरनेस फैली लोगों में, एजुकेशन जो है बहुत प्रमोट हुआ, मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट हुआ, प्लस वुमेन का कंडीशन भी थोड़ा जो है वो बेटर हुआ, कास्ट रिजिडिटी जो थी बहुत ज्यादा वो थोड़ी कम हुई। बट मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लेजिस्लेटिव एक्ट्स क्या आए। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था 1802 से, कि जब क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, स्पेसिफिकली फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या लॉर्ड वेलेस्ली कर देते हैं। तो ये एक एक्ट के थ्रू होता है जो कि क्या है आपका, रेगुलेशन 6 ऑफ 1802, ये वही एक्ट होता है। उसके बाद आता है 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, जिसमें क्या होता है, सती को इलीगल कर दिया जाता है और पूरी तरह से अबॉलिश करवा दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट आती है जो कि क्या करती है, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ के बारे में बात करती है। नेक्स्ट 1843 में स्लेवरी का भी अबॉलिशन हो जाता है लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखोगे कि स्लेवरी का भी क्या है, अबॉलिशन हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि 1872 में इंटरकास्ट और इंटर कम्युनल मैरिज को सैंक्शन कर दिया जाता है। इससे पहले क्या था कि बहुत ही रिजिड जो है ट्रेडिशंस था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकता, इंटर कम्युनल मैरिज नहीं हो सकता, बट 1872 में इसको सैंक्शन कर दिया जाता है कि अब आप जो है कर सकते हो ये। 1816 में जो मैरिजेबल एज है गर्ल्स की उसको बढ़ाकर 10 कर दिया जाता है। आप सोचो 10 साल भी इनको लग रहा है कि इन्होंने बढ़ाया है वो एज।
तो मतलब लड़कियों की शादी इससे पहले 10 साल से कम उम्र में भी हो रही थी, तभी वो बाल विवाह हो रहा था। तो यहाँ पे 1860 में क्या बोल दिया गया कि हाँ, मिनिमम एज जो लड़कियों की शादी के लिए है वो 10 साल होनी चाहिए। 1856 की बात करें तो यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है, जो कि क्या है कि विमेन को एक राइट दे दिया कि आफ्टर विडो भी जो है, जो आप रीमैरिज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम 1844-48 की, तो सॉरी हमें इधर से चलना था, हम इधर से चल गए हैं, माय मिस्टेक। 1843 के बाद, स्लेवरी के बाद हमने क्या देखा कि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस का प्रैक्टिस था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया है।